कार्तिक जिस सी रूट से मालदीव से वापस इंडिया जा रहा था, उस पर उनका सामना अचानक एक भयानक तूफान से हो गया। कार्तिक तो अपनी हाईली एडवांस यॉच की वजह से रास्ते में पड़ने वाले आइलैंड पर रुक गया और उस तूफान से बच गया। पर एक और यॉच थी जो उस तूफान को सह नहीं सकी। समंदर में एक चट्टान से टकराकर उस यॉच के 2 टुकड़े हो चुके थे। उस यॉच में 6 लोग थे और वो यॉच के डूबने के बाद अब लाइफ बोट में थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उनमें से 2 लोग बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो चुके थे। बाकी चारों को भी जिंदगी की उम्मीद अब कम होती दिखाई दे रही थी। तभी सन्नाटे को चीर कर एक सीटी की आवाज सुनाई दी। लाइफ बोट में 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़का बेहोश हो चुका था और दूसरा लड़का जतिन बहुत हिम्मत से काम लेते हुए लाइफ बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर समंदर की लहरें उनकी लाइफ बोट को उल्टी डायरेक्शन में फेंक रही थी। जिंदगी की उम्मीद टूट रही थी। जब उसे एक आवाज सुनाई दी, वो एकदम से चिल्लाया, तुमने सीटी की आवाज सुनी? बाकी लड़कियों ने कहा, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ लहरों का शोर सुनाई दे रहा है। जतिन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और उसे सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार सीटी की आवाज बाकी लड़कियों ने भी सुनी। उनमें से एक लड़की खुशी से चिल्लाती हुई बोली, ये तो चमत्कार हो गया, यानी हमारे आसपास कोई शिप है जो हमें बचा सकता है। इस बार सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि सबको साफ सुनाई दी। जिधर से सीटी की आवाज आ रही थी, जतिन और बाकी लड़कियां अपनी पूरी हिम्मत से उस लाइफ बोट को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उधर से कार्तिक भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी यॉच की हाई बीम लाइट ऑन कर रखी थी। सबसे टॉप पर लगी सर्च लाइट भी चारों तरफ तेजी से घूम रही थी। उसकी सर्च लाइट बहुत हाई पावर थी, इतनी हाई पावर लाइट, और सीटी की आवाज अब और लड़कियों को भी सुनाई देने लगी। जतिन ने खुशी के मारे लड़कियों से कहा, देखो तुम्हारे पीछे एक सर्वाइवर बॉक्स जरूर होगा, उसमें सिग्नल गन होगी, जल्दी देखो। हर लाइफ बोट में एक सर्वाइवल बॉक्स होता है जिसमें कुछ खाना, पानी और दवाइयां होती हैं, और एक सिग्नल गन, फायरवर्क होते हैं। उन लोगों ने तेजी से उस सर्वाइवर बॉक्स को ढूंढा और उसमें से गन निकालकर आसमान की तरफ मूव कर ट्रिगर दबा दिया। एक ऑरेंज कलर की रोशनी की लकीर तेजी से अंधेरे को चीरती हुई आसमान की तरफ गई। ये लाइट कार्तिक ने भी देख ली। कार्तिक ने भी रिस्पॉन्स में फौरन उनकी तरफ लाइट सिग्नल फेंका। लाइफ बोट में बैठी तीनों लड़कियां खुशी से रोने लग गई। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उनको बचाने के लिए उनके पास आ रहा है। कार्तिक ने अपनी यॉच उनकी तरफ बढ़ानी शुरू की। समंदर कंपैरेटिवली अब शांत भी होने लगा था। अब वो लोग भी अपनी पूरी ताकत से लाइफ बोट को कार्तिक की यॉच की डायरेक्शन में ले जा रहे थे। लेकिन अचानक जाने कहां से समंदर में ऊंची सी लहर उठी और उनकी लाइफ बोट पलट गई। कार्तिक और मैगी, जो बस उस लाइफ बोट से 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे, ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। दोपहर का 1 बज रहा था जब जतिन और रवि की आंख खुली। तेज रोशनी देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे दोनों ने आंखें खोली। जतिन बहुत हैरानी से देख रहा था कि वो है कहां। रवि को तो जैसे सदमा लगा हो। वो ऐसे भौचक्का था। जिस कमरे में वो थे वो सुपर लग्जूरियस कमरा था, जैसे किसी आलीशान महल का कमरा। नींद खुली तो पास में कहीं से बहुत सारी लड़कियों के हंसने चिल्लाने की आवाजें आई। वो दोनों अपने बिस्तर से उठकर उस कमरे के बाहर आए तो देखा वो किसी सुपर लग्जरी यॉच के ऊपर है। सामने लोअर डेक वाले एरिया में बहुत सारी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही थी। ऊपर लड़कियां यूं ही डेक पर हंसती खिलखिलाती घूम रही थी, कुछ धूप में लेटी हुई थी। सामने गहरा नीला समुद्र था। रात को समंदर इतना भयानक दिखाई दे रहा था। इस वक्त तो ऐसे शांत है जैसे कभी कोई तूफान आया ही नहीं। रवि ने अपनी आंखें मलते हुए जतिन को कहा, यार हम दोनों मर चुके हैं क्या? मुझे तो लग रहा है कि हम मर के स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। मुझे पता होता स्वर्ग में इतनी सारी अप्सराएं मिलने वाली हैं तो यार मैं तो पहले ही मर जाता। ये तो गजब का ही नजारा है। रवि की बात सुनकर जतिन जोर से हंस दिया और उसने रवि को कहा, मरे नहीं है वे, बच गए हैं। कल रात हमें इस यॉच के लोगों ने रेस्क्यू किया। बहुत मुश्किल से हम लोग बचे। अब मरने की बात मत कर। रवि ने हैरान होते हुए जतिन से पूछा,
अच्छा, इस यॉच के लोगों ने बचाया? पर यार ये यॉच थोड़ी है, ये तो महल है। किसका है ये महल? जतिन ने रवि को कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता किसका है, पर बहुत मुश्किल से लाइफ बोट से हम इस यॉच तक पहुंचे और जरा दूर ही थे कि फिर एक चट्टान से टकरा गए। मुझे उसके बाद का कुछ याद नहीं, शायद लाइफ बोट पलट गई थी। तब हम इसी यॉच से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर थे। इन लोगों ने हमारी लाइफ बोट को पलटते हुए देख लिया था। उसके बाद इन्होंने ही हम लोगों को बचाया होगा। पता नहीं भूमि और बाकी लड़कियां सब कैसी हैं। वो सब बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। पीछे से आवाज आई और जतिन और रवि एकदम पलटे। पीछे कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं पहले भी 2 बार होकर आया, पर आप दोनों सोए हुए थे, फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जतिन ने आगे बढ़कर कार्तिक की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो सर, थैंक यू सो मच। कल आप लोग मदद नहीं करते तो हम यकीनन मर चुके होते। कार्तिक ने जतिन को कहा। सर नहीं, कार्तिक कहिए। जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को बोला, मेरा नाम जतिन है। हम सब समंदर में 2-3 दिन यूं ही घूमने के लिए निकले थे। पता नहीं था कि इस तरह के तूफान से सामना हो जाएगा। कार्तिक ने जतिन को कहा, मैं भी मालदीव से इंडिया जा रहा हूं। मेरा भी समंदर में पहला ही दिन था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हम ऐसे भयानक तूफान में फंस जाएंगे। जतिन ने कार्तिक से कहा, हमारा मिलना शायद इसी समुद्री तूफान में लिखा था। जतिन की बात पर कार्तिक हंस दिया। रवि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कार्तिक ने रवि से पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको काफी चोट आई है? रवि ने कार्तिक को बोला, अभी तो ठीक लग रहा है, बस सिर भारी है। कार्तिक ने रवि को कहा, आपके सिर पर गहरा घाव है। आपकी एक दोस्त भी काफी जख्मी थी, पर हमारे पास सारे मेडिकल फैसिलिटीज थी, तो जितना हमें समझ आया हमने मैनेज करने की कोशिश की है। बाकी प्रॉपर ड्रेसिंग तो आपकी बाद में प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाकर हो पाएगी। आपका और आपके साथ जो लड़की है, उसका घाव इतना गहरा था कि स्टिच करना जरूरी था। यॉच पर मेरी एक फ्रेंड है मैगी, उसने इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस से डील करने की मेडिकल ट्रेनिंग ली हुई है। उससे जितना हो सका उसने आप दोनों के घाव स्टिच कर दिए। आप दोनों को पेन किलर इंजेक्शन भी दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा पेन का पता चल नहीं रहा। रवि ने महसूस किया कि उसके सिर पर तेज खिंचाव है। सामने लगे शीशे में देखा तो माथे पर अच्छी खासी पट्टी बांधी हुई थी। रवि ने कार्तिक को कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर कार्तिक। आप सच में सुपरमैन की तरह हमें बचाने आ गए, वरना हम लोगों ने तो जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जतिन ने कार्तिक को कहा, कल रात तूफान बहुत भयानक था। आपकी यॉच काफी बड़ी और बहुत शानदार थी, शायद इसलिए उस तूफान को झेल पाई। हमारी यॉच के तो चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े हो गए। कार्तिक ने जतिन को कहा, मुझे अफसोस है, मैंने देखी है आपकी यॉच की हालत। दरअसल मेरी यॉच तो मैंने अभी परसों ही खरीदी थी। मालदीव्स में जो यॉच एग्जीबिशन लगी थी वहीं से। वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसे उसी दिन मार्केट में लॉन्च किया था। एग्जीबिशन में वो इसे शोकेस करने लाए थे। मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। इसमें वर्ल्ड के बेस्ट राडार, नेविगेशन सिस्टम, सेफ्टी मेजर्स हैं। समंदर में ये फर्स्ट टाइम था। मुझे तो कोई सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये यॉच टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती तो हम सब मर गए होते। मेरे साथ तो 20 लड़कियां और भी हैं, इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर थी। चलिए आखिर रात गुजर गई। जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, ओह अच्छा, तो ये वही यॉच है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट शिप वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने कुछ साल पहले अनाउंस किया था। मार्केट में क्लेम भी किया था कि वो कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग यॉच डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल देगा। इस यॉच का डिजाइन अमेजिंग है। मुझे इसकी डिटेल्स मालूम है। मैं जानता था कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस होने वाली है, पर इतनी जल्दी इस मास्टरपीस में मुझे होने का मौका मिलेगा, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कार्तिक जतिन की बात पर मुस्कुरा दिया। कार्तिक को यह देखकर खुशी हुई कि जतिन यॉच के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज रखता है। कार्तिक समझ गया था कि जतिन भी जरूर किसी अच्छे परिवार से ही है। कार्तिक ने जतिन को कहा, आपके साथ जो लड़कियां थी, समंदर में बहुत देर भीगी रहने की वजह से सबको थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। एक को तो काफी चोटें आई हैं, बाकी 2 के पेट में भी बहुत सारा पानी चला गया। हमने उनको इंजेक्शन दिए हुए हैं, वो शायद अभी भी सो रही होंगी। अगर आप ठीक महसूस करते हैं तो
चलिए अपर डेक पर चलते हैं। जतिन और रवि कार्तिक के साथ अपर डेक पर आ गए। ऊपर एक बहुत खूबसूरत सनशेड लगा हुआ था। क्लासी टेबल पर एक बहुत शानदार टी पॉट रखा हुआ था और बेहद खूबसूरत चाय के कप भी। कार्तिक ने जब टी पॉट से उन दोनों कपों में चाय डाली तो रवि बहुत हैरानी से उन टी पॉट को देख रहा था। कार्तिक ने रवि से पूछा, क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्यों देख रहे हो? रवि ने कार्तिक को बोला, होम फर्निशिंग में मेरी गहरी रुचि है। जो टी पॉट आप यूज कर रहे हैं ये लिमिटेड एडिशन टी पॉट है, बहुत ही एक्सक्लूसिव। मिस्टर कार्तिक, मुझे आपके टेस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। कार्तिक हंसते हुए बोला, टेस्ट की तारीफ आप चाय पी के कीजिएगा। रवि और जतिन कार्तिक के दोस्ताना व्यवहार पर बहुत खुश थे। रवि ने कार्तिक को कहा, सर आपका ये टी पॉट ही मिलियंस में है। मैं भी सोच नहीं पा रहा था कि फिर ये यॉच कितने की होगी। कार्तिक कुछ बोला, इससे पहले जतिन ने कहा, 7,000 मिलियंस की। रवि, जिसने अभी चाय का पहला सिप ही लिया था, उसके मुंह से फुर्र करके चाय बाहर आ गई और वो एकदम से बोला, 7,000 मिलियंस? जतिन हमेशा से यॉच के एस्थेटिक में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। वो पहले भी समंदर में इस तरह के एडवेंचर्स पर निकला है। यॉचेस, शिप्स के मामले में उसका एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का है। उसे समंदर में लंबी यात्राओं का बहुत एक्सपीरियंस है। मार्केट में आने वाली हर नई वेसल पर उसकी नजर हमेशा से रहती है। अब तक जतिन और रवि समझ चुके थे कि वो किसी सुपर डुपर रिच के साथ है। वो दोनों सोच रहे थे, एक आदमी, उसके साथ 20 लड़कियां, 7,000 मिलियंस की यॉच, क्या चीज होगा ये बंदा? जतिन भी किसी आम परिवार से नहीं था। पिछली 3 पुश्तों से उसकी फैमिली का पूरे मालदीव्स में बहुत नाम रहा है। वो लोग मीडिया और सिनेमा इंडस्ट्री के किंग हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी कंट्री पर उनकी मीडिया मोनोपोली है। बहुत सारे चैनल्स के मालिक हैं। मालदीव्स के तो सारे ही सिनेमा घर उनके हैं, पर ऑल ओवर वर्ल्ड भी उनके सिनेमा हॉल्स और मीडिया हाउसेस ऑपरेट हुआ करते हैं। 7,000 मिलियंस की यॉच तो वो लोग भी खरीद सकते थे, पर यकीनन फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर की नहीं हो सकती थी। जतिन ये बात समझ रहा था कि जो आदमी पर्सनल यूज के लिए 7,000 मिलियंस की यॉच खरीद ले, वो यकीनन वर्ल्ड के टॉप रिच लोगों में से एक है। जतिन ने कार्तिक को बोला, मिस्टर कार्तिक, कल रात के लिए मैं आपको जितना शुक्रिया कहूं उतना कम है। समंदर में मैंने बहुत समय बिताया है। ऐसा तूफान मैंने भी पहली बार देखा। मैं जानता हूं कि आप आउट ऑफ द वे जाकर हमें बचाने आए। आप रिवर्स डायरेक्शन में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन सिर्फ हमें बचाने के लिए आपने ऑफ रूट लिया। मैं समझ सकता हूं कि इसमें आपके साथ आपके पूरे ग्रुप की जान जा सकती थी, फिर भी आप लोगों ने हमारी जान बचाने के लिए ये रिस्क लिया। आजकल के टाइम में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। मेरी जिंदगी आज से आपका दिया हुआ कर्ज है। ज्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूंगा, पर लाइफ में कभी भी आप मुझे आवाज देंगे तो हमेशा आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। जतिन की बात पर कार्तिक मुस्कुरा दिया। जतिन से मिलकर कार्तिक को भी अच्छा लग रहा था। इतना तो कार्तिक भी जतिन के बोलने के पहले अंदाजे से समझ गया था कि जतिन किसी अच्छी फैमिली से है, और जिस तरह रवि ने भी वो टी पॉट पहचान लिया था कि उसकी वर्थ मिलियंस की है, तो ये साफ था कि वो लोग अच्छी रिच क्लास से ही बिलोंग करते हैं। जतिन ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि कार्तिक ने कल रात ना सिर्फ आउट ऑफ द वे जाकर उनकी मदद की, बल्कि लास्ट में जब उनकी लाइफ बोट पलट गई तब कार्तिक और मैगी ने उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। दोनों अपनी कमर पर रस्सियां बांधकर समंदर में उतरे और उन लोगों को खींचकर यॉच पर चढ़ाया। कार्तिक और मैगी दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान हो चुका था। एक गलती उन दोनों की जान ले सकती थी, पर आखिरी मौके पर उन दोनों ने यह डिसाइड किया कि अपनी आंखों के आगे इन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। जतिन ने रवि को कहा, रवि, हमारी लाइफ बोट पलट गई थी। हम में से किसी को उसके बाद होश नहीं रहा। यकीनन मिस्टर कार्तिक समंदर में खुद उतरे हैं और हमें खींचकर यॉच तक लाए हैं, तभी हम बच पाए हैं। कार्तिक अभी भी मुस्कुराता हुआ उनकी बातें सुन रहा था। कार्तिक को मैगी पर बहुत गर्व हो रहा था। मैगी के बिना कार्तिक ये सब अकेले नहीं कर सकता था, और असली में जान तो उनकी मैगी ने बचाई थी। कल रात मैगी का मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस देखकर कार्तिक भी खुद सरप्राइज हो गया था। मैगी ने बहुत एफिशिएंसी के साथ उन लोगों के माथे पर स्टिच लगाए थे। इंजेक्शंस भी उसी ने इन सबको दिए थे। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक बहुत प्यारी सी आवाज आई।
ये तीनों आवाज की दिशा में पलटे और एकदम से चौंक गए। वो प्यारी सी आवाज किसकी थी और एकदम से ये लोग क्यों चौंक गए, जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कार्तिक ने समुद्री तूफान से जिन लड़कों को बचाया था, इस समय वो उसके साथ बैठे हुए थे। वो अपनी यॉच के अपर डेक पर उसके साथ चाय पी रहे थे। उनमें से एक लड़का यॉच के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखता था। उन दोनों से मिलकर कार्तिक समझ चुका था कि वो लोग भी काफी बड़े परिवार से ही हैं। वो सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज गूंजी। तीनों ने पलटकर देखा तो चौंक गए। रात उस लाइफ बोट में 6 लोग थे। उन्हीं में से एक लड़की पीछे खड़ी थी। उस लड़की ने जतिन तरफ देखकर कहा, भाई अब यहां है, मैं आपको सब जगह ढूंढ रही थी। जतिन ने उसकी तरफ देखा और एकदम से पूछा, उठ गई तुम? बाकी सब कहाँ हैं? उस लड़की ने जतिन को कहा, वो तीनों अभी नीचे मेडिकल रूम में ही है, सोई हुई है। मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। कल रात के बाद कुछ याद नहीं। वो तीनों तो दिखाई दे रही थी नीचे, लेकिन आप लोग नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई थी तो आप लोगों को ढूंढ रही थी। जतिन ने उठकर उसे गले लगा लिया और फिर जतिन ने वो कार्तिक को कहा, ये मेरी छोटी बहन है मिताली, और मिताली ये है कार्तिक। रात में इन्होंने ही हम सबकी जान बचाई थी। मिताली हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने मिताली को हेलो बोला, लेकिन मिताली कुछ भी रिएक्ट किए बिना अभी भी कार्तिक को ही देख रही थी, जैसे कार्तिक की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो जिस तरह से कार्तिक को देख रही थी, कार्तिक कंफ्यूज हो गया। वो लगातार कार्तिक को यूं क्यों देख रही है? कार्तिक ने बात को पलटते हुए जतिन से पूछा, अब आगे क्या प्रोग्राम है दोस्त? जतिन ने कुछ देर सोचा और फिर कार्तिक को कहा, हम लोग यहाँ से 2-3 दिन घूम फिर कर मुंबई निकलने वाले थे। यहाँ पर मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है। अब देखना पड़ेगा कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि यॉच तो टूट कर डूब चुकी है और मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मुंबई में, जिसको अटेंड करना भी बहुत जरूरी है। तो वापस मालदीव्स तो मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिक ने जतिन से पूछा, किस बिजनेस में हैं आप लोग? जतिन ने कार्तिक को बताया, हम लोग पीढ़ियों से सिनेमा और मीडिया हाउसेस के काम में ही हैं। मालदीव्स में तो ऑलमोस्ट सारे सिनेमा हॉल हमारे ही हैं, पर ऑल ओवर वर्ल्ड भी हमारी सिनेमा चेन काफी पॉपुलर है। खासकर इंडिया में हमारे बहुत से सिनेमा हॉल्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ मीडिया चैनल्स हैं। मीडिया फील्ड पर भी हमारी अच्छी पकड़ है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम से ही मुंबई जाना है। आप ऐसा कीजिए कि जो नियरेस्ट पोर्ट आएगा आप हमें वहां ड्रॉप कर दीजिए। हम लोग वहां से सीधे मुंबई निकल जाएंगे। वापस घर जाकर क्या करेंगे? निकले हैं तो काम पूरा ही करके जाएं। कार्तिक ने जतिन को मुस्कुराते हुए कहा, ये कमाल का कोइंसिडेंट हुआ। दरअसल मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, वहां से फिर दिल्ली आऊंगा। बीच में इस तरह किसी पोर्ट पर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो हम दोनों दोस्त बन गए, साथ ही चलेंगे। हाँ, अगर आप मेरी यॉच पर कंफर्टेबल नहीं है और अलग से जाना चाहें तो दूसरी बात है। जतिन, रवि और उसकी सिस्टर मिताली एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, हमारे लिए ये तो बहुत प्लेजरेबल ट्रिप होगा। इस तरह की सुपर लग्जूरियस यॉट में मुंबई तक का सफर करने को मिलेगा और मेजबान भी आपके जैसा ज़हीन और दोस्ताना हो, तो फिर ऑफर कौन भला छोड़ना चाहेगा? रवि भी मुस्कुराता हुआ कार्तिक से बोला, कार्तिक जी, आपको पता नहीं है कि मेरी तो जब आंख खुली तो मुझे आपकी यॉच का नजारा देखकर लगा कि मैं मर गया हूँ और मैं स्वर्ग लोक के अंदर बैठा हूँ। जीते जी इतनी खूबसूरती मेरे को कभी देखने को मिल सकती है भला? ये तो कमाल हो गया। रवि ने यह बात कुछ इस तरह से कही कि कार्तिक भी जोर से हंस पड़ा। मिताली उसे प्यार से मारती हुई बोली, आप तो कभी मत सुधरना। कार्तिक, जतिन, रवि सब आपस में बात ही कर रहे थे कि मैगी ने कार्तिक को इशारे से बुलाया। कार्तिक चौंका, क्योंकि मैगी कभी भी इस तरह किसी मीटिंग के बीच में कार्तिक को बुलाकर बात करने की कोशिश नहीं करती है। जरूर कोई खास बात है। कार्तिक उठकर मैगी के पास आया। मैगी ने कार्तिक को कहा, कार्तिक सर, मैंने इन लोगों के बैकग्राउंड का पता लगाया है। ये लोग वेंकटेश्वर अन्ना की फैमिली से हैं। दरअसल ये लोग बेहोश थे तो मैंने इनके आईडी कार्ड देखे। अभी इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वेंकटेश्वर अन्ना के कजिन मिस्टर अय्यर की फैमिली से हैं ये लोग। इन सब लोगों की लेगेसी एक ही है। काफी सालों से इन लोगों में आपस में बनती नहीं है, पर परिवार तो एक ही है। अब थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा आप। मैगी की बात पर कार्तिक चौंक गया।
कार्तिक कुछ देर सोचता रहा, वापस फिर जतिन के पास आया। कार्तिक के फेस पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर जतिन ने ही कार्तिक से पूछा, इज समथिंग रॉन्ग? क्या हुआ आपको? आप टेंस लग रहे हैं। कार्तिक ने जतिन से कहा, मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं जतिन, क्योंकि हम अभी दोस्त बने हैं तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। दरअसल मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि आप लोग वेंकटेश्वर की फैमिली से हैं। कार्तिक की बात पूरी हुई नहीं थी कि मिताली तुनक कर बोली, हम उनकी फैमिली से नहीं है, वो हमारे फादर के दूर के कजिन है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमें उन जैसे गुंडों से क्या मतलब। मिताली का गुस्सा देखकर कार्तिक हैरान रह गया। मिताली शायद आगे कुछ बोलती, पर जतिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा। कार्तिक इस बार जतिन की तरफ देखता हुआ बोला, अभी 2 दिन पहले मेरा वेंकटेश्वर अन्ना के बड़े बेटे राजन के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर जतिन, रवि, मिताली तीनों चौंक गए। ये बात तो उन तीनों के लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग थी। चाहे उन लोगों के परिवार में आपस में कनेक्शन नहीं रहा, पर एक ही परिवार का होने के कारण एक दूसरे के दुश्मनों का असर उन लोगों पर भी आता था। उन तीनों के दिमाग में एक साथ ये बात आई कि कार्तिक अगर राजन का दुश्मन है तो शायद अब उन लोगों से बुरा व्यवहार करेगा। जतिन ने टेंस होकर कार्तिक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं मिस्टर कार्तिक के झगड़े की वजह क्या थी? कार्तिक ने जतिन को बताया, 2 दिन पहले रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर जो पार्टी थी, मैं अपनी कंपनी की गर्ल्स के साथ उस पार्टी में था। उस आदमी ने पहले बदतमीजी दिखाकर मेरी लड़कियों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। जब इस बात पर मैंने उसके सबॉर्डिनेट का मुंह तोड़कर भगा दिया तो उसने धोखे से मेरी 2 फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समय पर पहुंच गया, फिर उसके बाद मैंने उसकी वो दुर्गति की है कि अब वो दुनिया में किसी भी लड़की को हाथ लगाने के लायक नहीं रहा है। हो सकता है वो मर भी चुका हो, क्योंकि मैंने उसकी हालत जो करके छोड़ी थी, उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम थे। मैं तो चाहता था कि उसको उठाकर समंदर में फेंक दूं, उसकी लाश को मछलियां खा जाएं, पर मेरे दोस्त रोने लगे और उसने मुझे ये काम नहीं करने दिया। कार्तिक की बात सुनकर वो तीनों शॉक्ड रह गए। वो ये तो समझ चुके थे कि कार्तिक सुपर रिच है, पर वो इतना ब्रूटल भी हो सकता है इसका अंदाजा उनको नहीं था। कार्तिक और उन सब की एज सेम थी। इस उम्र में इस लेवल की क्रूएल्टी सुनकर उन तीनों को सिहरन महसूस हुई। मिताली तो इतना घबराहट महसूस करने लगी कि वहां रखी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और टेबल से पानी उठाकर गटागट पीने लगी। अपनी बात का असर कार्तिक ने देख लिया था। कार्तिक ने जतिन को कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, पर अगर कोई मेरे लोगों के साथ बुरा करे और वो भी इस लेवल का, तो फिर मैं उस शख्स को छोड़ता नहीं हूं। जतिन से पहले इस बार रवि ने जवाब दिया, ऐसी बात पर तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो इंसान है ही कहां, जानवर है साला। मुझे उसकी शक्ल से भी घिन आती है। ब्लडी ड्रग एडिक्ट। हम लोगों ने तो सालों से उनके परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखा। मेरी बला से तो कल मरता हो तो आज मर जाए। बोझ है धरती का वो सुअर। रवि की भाषा सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। कार्तिक समझ गया कि इन लोगों में आपस में गहरी नफरत है। कार्तिक ने मैगी की तरफ देखा। मैगी ने हाँ में सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि रवि नफरत का दिखावा नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। उन लोगों के परिवार में सच में सालों से कोई कनेक्शन नहीं था। उन लोगों के दादाजी भाई रहे हैं। वो लोग एशिया में एक तरह से सिनेमा के अनडिस्प्यूटेड किंग रहे हैं। उन लोगों की इंडिविजुअल फैमिलीज के पास भी बहुत वेल्थ है। अपने अपने बिजनेस में वो सारे लोग टॉप पर थे। रवि की बात के बाद थोड़ी देर के बाद वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर जतिन ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, राजन जो डिजर्व करता था आपने उसके साथ वही किया। मैं चाहता हूं कि यह घटना हमारे दोस्ती के आड़े ना आए। आपने हम लोगों की जान बचाई है। मैं ताउम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे राजन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आप राजन से दुश्मनी की वजह से हमसे रिलेशनशिप रखना चाहे या ना चाहे वो अलग बात है, वरना मेरे लिए आपकी दोस्ती एक प्राउड फीलिंग है। कार्तिक ने उठकर एक बार फिर से जतिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको राजन से कोई मतलब नहीं है तो फिर मुझे भी भला क्या एतराज हो सकता है। अब से हम लोग दोस्त हैं।
कार्तिक की इस बात पर तीनों ने चैन की सांस ली, वरना उन्हें तो लगने लगा था कि कार्तिक राजन का बदला कहीं उन तीनों से ना निकाल ले। उधर कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि ये दोस्ती कार्तिक के लिए फायदे का सौदा रहेगी। कार्तिक को याद आ गया था कि जतिन के फादर एशिया में सिनेमा हॉल्स और मीडिया में बहुत बड़ी पावरफुल हस्ती हैं। अगर कार्तिक को उनका कोलैबोरेशन मिलता है तो फ्यूचर में कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अच्छी फिल्म को सिनेमा हॉल स्क्रीन नहीं मिल पाती तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और वहीं एक एवरेज फिल्म अगर हर तीसरे सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही है तो ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बढ़िया कमाई कर लेती है। इसी तरीके से मीडिया जिस भी स्टार या फिल्म के फेवर में होता है उसके टॉप पर पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इस दोस्ती में कार्तिक को अपना फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा था, और नुकसान तो किसी भी तरीके से जतिन को भी नहीं था। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि लोअर डेक से रिद्धिमा ने कार्तिक को पुकारा। कार्तिक, नीचे आओ यार, यहाँ इस बीच पर कितने सारे क्रैब्स हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। चलो ना फिशिंग करेंगे, इन क्रैब्स को भी पकड़ेंगे, आज रात फिर बारबेक्यू पार्टी करेंगे। यार इस नो मैन्स आइसलैंड पर नीचे उतरकर कम से कम एंजॉय तो करें। आओ ना, आइलैंड पर चलते हैं। कार्तिक ने देखा कि सामने सच में बहुत खूबसूरत नजारा था। कार्तिक ने जतिन को कहा, यह आइलैंड एकदम पॉल्यूशन फ्री और ग्रीनरी से भरा हुआ है, आइए नीचे चलते हैं, बीच पर एक वॉक कर लेते हैं। मेरी दोस्त सही कह रही है, ये काफी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर कुछ समय रुक जाते हैं। आपको कोई जल्दी नहीं है ना? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कल चलेंगे। कार्तिक की बात पर जतिन ने कहा, नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी भी है। जमीन पर थोड़ा रुकेंगे तो बॉडी आगे की ट्रैवल के लिए तैयार हो जाएगी। पर अभी आप लोग नीचे बीच पर जाकर एंजॉय कीजिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता हूँ, उसे काफी चोट लगी है। कार्तिक ने जतिन से पूछा, वो जिनके माथे पर स्टिच आए हैं आपकी गर्लफ्रेंड है? जतिन ने कार्तिक को बताया, हाँ, हम जल्द शादी करने वाले हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है कार्तिक। आप लोग सही समय पर नहीं आते तो भूमि को बचाना असंभव हो जाता। कार्तिक ने जतिन को कहा, इसका तो सारा क्रेडिट मेरी असिस्टेंट मैगी को जाता है। मैगी की मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, उसने उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया, वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। जतिन ने कार्तिक को कहा, मैं नीचे भूमि के पास जाता हूँ, आप लोग प्लीज बीच पर जाकर एंजॉय कीजिए। कार्तिक ने जतिन को कहा, ठीक है, नो इशू, जैसा आपको ठीक लगे। कार्तिक ने फिर रवि और मिताली को बोला, आप लोग चलिए ना मेरे साथ, एंजॉय करेंगे। कार्तिक का फ्रेंडली बिहेव देखकर वो तीनों अब बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, वरना कार्तिक और राजन के झगड़े की बात सुनकर एक बार वो तीनों बहुत टेंस हो गए थे। सारी बातों के बीच मिताली लगातार कार्तिक को देखे जा रही थी। राजन और कार्तिक बात करते हुए आगे बढ़ गए। जतिन नीचे मेडिकल रूम की तरफ चला गया। उसको भूमि को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। जिस हाल में उसने रात को भूमि को देखा था वो बहुत घबरा गया था। उसे लगा था कि उसने भूमि को हमेशा के लिए खो ही दिया है। वो सही मायने में कार्तिक के लिए बहुत एहसानमंद फील कर रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कार्तिक के लिए जरूर कुछ करेगा, पर कार्तिक इतने पैसे वाला है कि वो कार्तिक की मदद का बदला पैसे से तो चुका नहीं सकता। उसके दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी कि वो ऐसा क्या करे जो कार्तिक को महसूस हो सके कि वो कार्तिक के लिए कितना ग्रेटफुल है। मिताली अभी भी बस कार्तिक को ही देखे जा रही थी। कार्तिक ने 2 बार उसकी तरफ मुड़कर देखा। कार्तिक भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की मुझे इस तरह लगातार देखे क्यों जा रही है। इस लड़की के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो जैसे कार्तिक को देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। वो इस तरह से लगातार कार्तिक को देख रही थी कि कार्तिक अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट FM। कार्तिक ने समुद्री तूफान से जिन लड़कों को बचाया था, इस समय वो उसके साथ बैठे हुए थे। वो अपनी यॉच के अपर डेक पर उसके साथ चाय पी रहे थे।
उनमें से एक लड़का यॉच के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखता था। उन दोनों से मिलकर कार्तिक समझ चुका था कि वो लोग भी काफी बड़े परिवार से ही हैं। वो सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज गूंजी। तीनों ने पलटकर देखा तो चौंक गए। रात उस लाइफ बोट में 6 लोग थे। उन्हीं में से एक लड़की पीछे खड़ी थी। उस लड़की ने जतिन की तरफ देखकर कहा, भाई भाई आप यहाँ हैं, मैं आपको सब जगह ढूंढ रही थी। जतिन ने उसकी तरफ देखा और एकदम से पूछा, उठ गई तुम? बाकी सब कहाँ हैं? उस लड़की ने जतिन को कहा, वो तीनों अभी नीचे मेडिकल रूम में ही हैं, सोई हुई है। मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। कल रात के बाद कुछ याद नहीं। वो तीनों तो दिखाई दे रही थी नीचे, लेकिन आप लोग नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई थी तो आप लोगों को ढूंढ रही थी। जतिन ने उठकर उसे गले लगा लिया और फिर जतिन ने कार्तिक को कहा, ये मेरी छोटी बहन है मिताली, और मिताली ये है कार्तिक। रात में इन्होंने ही हम सबकी जान बचाई थी। मिताली हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने मिताली को हेलो बोला, लेकिन मिताली कुछ भी रिएक्ट किए बिना अभी भी कार्तिक को ही देख रही थी, जैसे कार्तिक की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो जिस तरह से कार्तिक को देख रही थी, कार्तिक कंफ्यूज हो गया। वो लगातार कार्तिक को यूं क्यों देख रही है? कार्तिक ने बात को पलटते हुए जतिन से पूछा, अब आगे क्या प्रोग्राम है दोस्त? जतिन ने कुछ देर सोचा और फिर कार्तिक को कहा, हम लोग यहां से 2-3 दिन घूम फिर कर मुंबई निकलने वाले थे। वो जिस तरह से कार्तिक को देख रही थी, कार्तिक कंफ्यूज हो गया। वो लगातार कार्तिक को यूं क्यों देख रही है? कार्तिक ने बात को पलटते हुए जतिन से पूछा, अब आगे क्या प्रोग्राम है दोस्त? जतिन ने कुछ देर सोचा और फिर कार्तिक को कहा, हम लोग यहां से 2-3 दिन घूम फिर कर मुंबई निकलने वाले थे। यहां पर मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है। अब देखना पड़ेगा कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट तो मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिक ने जतिन से पूछा, किस बिजनेस में हैं आप लोग? जतिन ने कार्तिक को बताया, हम लोग पीढ़ियों से सिनेमा और मीडिया हाउसेस के काम में ही हैं। मालदीव्स में तो ऑलमोस्ट सारे सिनेमा हॉल हमारे ही हैं, पर ऑल ओवर वर्ल्ड भी हमारी सिनेमा चेन काफी पॉपुलर है। खासकर इंडिया में हमारे बहुत से सिनेमा हॉल्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ मीडिया चैनल्स हैं। मीडिया फील्ड पर भी हमारी अच्छी पकड़ है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम से ही मुंबई जाना है। आप ऐसा कीजिए कि जो नियरेस्ट पोर्ट आएगा आप हमें। भला ये तो कमाल हो गया। रवि ने ये बात कुछ इस तरह से कही कि कार्तिक भी जोर से हंस पड़ा। मिताली उसे प्यार से मारती हुई बोली, आप तो कभी मत सुधरना। कार्तिक, जतिन, रवि सब आपस में बात ही कर रहे थे कि मैगी ने कार्तिक को इशारे से बुलाया। कार्तिक चौंका, क्योंकि मैगी कभी भी इस तरह किसी मीटिंग के बीच में कार्तिक को बुलाकर बात करने की कोशिश नहीं करती है। जरूर कोई खास बात है। कार्तिक उठकर मैगी के पास आया। मैगी ने कार्तिक को कहा, कार्तिक सर, मैंने इन लोगों के बैकग्राउंड का पता लगाया है। ये लोग वेंकटेश्वर अन्ना की फैमिली से हैं। दरअसल ये लोग बेहोश थे तो मैंने इनके आईडी कार्ड देखे। अभी इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वेंकटेश्वर अन्ना के कजिन मिस्टर अय्यर की फैमिली से हैं ये लोग। इन सब लोगों की लेगेसी एक ही है। काफी सालों से इन लोगों में आपस में बनती नहीं है, पर परिवार तो एक ही है। अब थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा आप। मैगी की बात पर कार्तिक चौंक गया। कार्तिक कुछ देर सोचता रहा, वापस फिर जतिन के पास आया। कार्तिक के फेस पर बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर जतिन ने ही कार्तिक से पूछा, इज समथिंग रॉन्ग? क्या हुआ आपको? आप टेंस लग रहे हैं। कार्तिक ने जतिन से कहा, मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं जतिन, क्योंकि हम अभी दोस्त बने हैं तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। दरअसल मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि आप लोग वेंकटेश्वर की फैमिली से हैं। कार्तिक की बात पूरी हुई नहीं थी कि मिताली तुनक कर बोली, हम उनकी फैमिली से नहीं है। वो हमारे फादर के दूर के कजिन हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमें उन जैसे गुंडों से क्या मतलब। मिताली का गुस्सा देखकर कार्तिक हैरान रह गया। मिताली शायद आगे कुछ बोलती, पर जतिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा। कार्तिक इस बार जतिन की तरफ देखता हुआ बोला, अभी 2 दिन पहले मेरा वेंकटेश्वर अन्ना के बड़े बेटे राजन के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर जतिन, रवि, मिताली तीनों चौंक गए। ये बात तो उन तीनों के लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग थी।
चाहे उन लोगों के परिवार में आपस में कनेक्शन नहीं रहा, पर एक ही परिवार का होने के कारण एक दूसरे के दुश्मनों का असर उन लोगों पर भी आता था। उन तीनों के दिमाग में एक साथ ही ये बात आई कि कार्तिक अगर राजन का दुश्मन है तो शायद अब उन लोगों से बुरा व्यवहार करेगा। जतिन ने टेंस होकर कार्तिक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं मिस्टर कार्तिक की झगड़े की वजह क्या थी? कार्तिक ने जतिन को बताया, 2 दिन पहले रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर जो पार्टी थी, मैं अपनी कंपनी की गर्ल्स के साथ उस पार्टी में था। उस आदमी ने पहले बदतमीजी दिखाकर मेरी लड़कियों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। जब इस बात पर मैंने उसके सबॉर्डिनेट का मुंह तोड़कर भगा दिया तो उसने धोखे से मेरी 2 फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समय पर पहुंच गया, फिर उसके बाद मैंने उसकी वो दुर्गति की है कि अब वो दुनिया में किसी भी लड़की को हाथ लगाने के लायक नहीं रहा है। हो सकता है वो मर भी चुका हो, क्योंकि मैंने उसकी हालत जो करके छोड़ी थी, उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम थे। मैं तो चाहता था कि उसको उठाकर समंदर में फेंक दूं, उसकी लाश को मछलियां खा जाएं, पर मेरे दोस्त रोने लगे और उसने मुझे ये काम नहीं करने दिया। कार्तिक की बात सुनकर वो तीनों शॉक्ड रह गए। वो ये तो समझ चुके थे कि कार्तिक सुपर रिच है, पर वो इतना ब्रूटल भी हो सकता है इसका अंदाजा उनको नहीं था। कार्तिक और उन सब की एज सेम थी। इस उम्र में इस लेवल की क्रूएल्टी सुनकर उन तीनों को सिहरन महसूस हुई। मिताली तो इतना घबराहट महसूस करने लगी कि वहां रखी कुर्सी पर धम से बैठ गई और टेबल से पानी उठाकर गटागट पीने लगी। अपनी बात का असर कार्तिक ने देख लिया था। कार्तिक ने जतिन को कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, पर अगर कोई मेरे लोगों के साथ बुरा करे और वो भी इस लेवल का, तो फिर मैं उस शख्स को छोड़ता नहीं हूं। जतिन से पहले इस बार रवि ने जवाब दिया, ऐसी बात पर तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो इंसान है ही कहां, जानवर है साला। मुझे उसकी शक्ल से भी घिन आती है। ब्लडी ड्रग एडिक्ट। हम लोगों ने तो सालों से उनके परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखा। मेरी बला से तो कल मरता हो तो आज मर जाए। बोझ है धरती का वो सुअर। रवि की भाषा सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। कार्तिक समझ गया कि इन लोगों में आपस में गहरी नफरत है। कार्तिक ने मैगी की तरफ देखा। मैगी ने हाँ में सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि रवि नफरत का दिखावा नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। उन लोगों के परिवार में सच में सालों से कोई कनेक्शन नहीं था। उन लोगों के दादाजी भाई रहे हैं। वो लोग एशिया में एक तरह से सिनेमा के अनडिस्प्यूटेड किंग रहे हैं। उन लोगों की इंडिविजुअल फैमिलीज के पास भी बहुत वेल्थ है। अपने अपने बिजनेस में वो सारे लोग टॉप पर थे। रवि की बात के बाद थोड़ी देर के बाद वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर जतिन ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, राजन जो डिजर्व करता था आपने उसके साथ वही किया। मैं चाहता हूं कि यह घटना हमारे दोस्ती के आड़े ना आए। आपने हम लोगों की जान बचाई है। मैं ताउम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे राजन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आप राजन से दुश्मनी की वजह से हमसे रिलेशनशिप रखना चाहे या ना चाहे वो अलग बात है, वरना मेरे लिए आपकी दोस्ती एक प्राउड फीलिंग है। कार्तिक ने उठकर एक बार फिर से जतिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको राजन से कोई मतलब नहीं है तो फिर मुझे भी भला क्या एतराज हो सकता है। अब से हम लोग दोस्त हैं। कार्तिक की इस बात पर तीनों ने चैन की सांस ली, वरना उन्हें तो लगने लगा था कि कार्तिक राजन का बदला कहीं उन तीनों से ना निकाल ले। उधर कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि ये दोस्ती कार्तिक के लिए फायदे का सौदा रहेगी। कार्तिक को याद आ गया था कि जतिन के फादर एशिया में सिनेमा हॉल्स और मीडिया में बहुत बड़ी पावरफुल हस्ती हैं। अगर कार्तिक को उनका कोलैबोरेशन मिलता है तो फ्यूचर में कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अच्छी फिल्म को सिनेमा हॉल स्क्रीन नहीं मिल पाती तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और वहीं एक एवरेज फिल्म अगर हर तीसरे सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही है तो ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बढ़िया कमाई कर लेती है। इसी तरीके से मीडिया जिस भी स्टार या फिल्म के फेवर में होता है उसके टॉप पर पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इस दोस्ती में कार्तिक को अपना फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा था, और नुकसान तो किसी भी तरीके से जतिन को भी नहीं था। वो सब लोग आपस में कार्तिक का फ्रेंडली बिहेव देखकर वो तीनों अब बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, वरना कार्तिक और राजन के झगड़े की बात सुनकर एक बार वो तीनों बहुत टेंस हो गए थे।
सारी बातों के बीच मिताली लगातार कार्तिक को देखे जा रही थी। राजन और कार्तिक बात करते हुए आगे बढ़ गए। जतिन नीचे मेडिकल रूम की तरफ चला गया। उसको भूमि को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। जिस हाल में उसने रात को भूमि को देखा था वो बहुत घबरा गया था। उसे लगा था कि उसने भूमि को हमेशा के लिए खो ही दिया है। वो सही मायने में कार्तिक के लिए बहुत एहसानमंद फील कर रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कार्तिक के लिए जरूर कुछ करेगा, पर कार्तिक इतने पैसे वाला है कि वो कार्तिक की मदद का बदला पैसे से तो चुका नहीं सकता। उसके दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी कि वो ऐसा क्या करे जो कार्तिक को महसूस हो सके कि वो कार्तिक के लिए कितना ग्रेटफुल है। मिताली अभी भी बस कार्तिक को ही देखे जा रही थी। कार्तिक ने 2 बार उसकी तरफ मुड़कर देखा। कार्तिक भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की मुझे इस तरह लगातार देखे क्यों जा रही है। इस लड़की के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो जैसे कार्तिक को देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। वो इस तरह से लगातार कार्तिक को देख रही थी कि कार्तिक अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट FM। समुद्री तूफान से बचाकर कार्तिक अपने यॉच को एक नो मैन्स आइलैंड पर ले गया था। उनके साथ अब वो 6 लोग भी मौजूद थे जिनकी पिछली रात उसने जान बचाई थी। रात आए तूफान के हादसे के बाद वो लोग बहुत ही थकान महसूस कर रहे थे। वो आइलैंड भी बहुत सुंदर था। कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो एक दिन अब और यहाँ रुक कर चलेंगे ताकि सबको संभलने का मौका मिल जाए और पहले दिन की दहशत सबके दिमाग से निकल जाए। कार्तिक उस नो मैन्स लैंड के बीच पर अब बाकी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। उसकी यॉच में बहुत सारी फैसिलिटीज थी। मोटर बोट थी, सबमरीन था। सब आसपास मोटर बोट में घूम रहे थे। सबमरीन से समंदर के नीचे का नजारा ले रहे थे। सी फूड बारबेक्यू तैयार किया जा रहा था। बहुत ही खुशनुमा नजारा था। लड़कियों ने तेज आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जंगल में मंगल मुहावरा इसी तरह के माहौल के लिए लिखा गया होगा। कार्तिक बीच पर लेटा हुआ आकाश को निहार रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि आसपास सारे लोग इतने खुश हैं। जिन लोगों की कार्तिक ने जान बचाई थी उसमें से एक लड़का रवि, उसके साथ मिताली भी बाकी सब लड़कियों के साथ घुल मिल गए थे। हालांकि कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि मिताली बार बार कार्तिक को इस तरह क्यों देख रही है। उसके देखने में एक अजीब सी डेस्परेशन थी जिससे कार्तिक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कार्तिक आराम से समुद्री रेत पर लेटा हुआ अपने ही ख्यालों में गुम था। तब रिद्धिमा उसके पास आई। तुम यहाँ अकेले क्यों लेटे हो? कार्तिक ने उससे कहा। अकेला कहाँ हूं, तुम सब आसपास में ही तो हो। रिद्धिमा ने कार्तिक की बात पर कहा। हाँ, तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो ना, और ये आसमान क्या घूर रहे हो लेटे लेटे? कार्तिक ने हंसते हुए रिद्धिमा को कहा। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों की भाग दौड़ के बाद यूं पड़े रहना। सचमुच यहाँ पर शांति सुकून के पल जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर है। शानदार खाना है, म्यूजिक है, एकदम सेट लाइफ है यहाँ तो। काश यहीं रहा जा सकता। रिद्धिमा की बात पर कार्तिक जोर से हंस दिया। बुद्धू हो तुम, यहाँ पर हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता है मैडम। यहाँ पर बस छुट्टियां बिताई जा सकती हैं, वो भी कभी कभी। लगातार यहाँ पर 1 महीना अगर तुम्हें रहना पड़ गया ना, पागल हो जाओगे। सिर्फ पानी, हवा और पेड़ एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं। जरूरत से ज्यादा शांति एक ऐसा अकेलापन है जो आदमी को खा जाता है। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा। तुम्हारा नहीं पता, मैं तो आराम से रह सकती हूँ। यहीं कहीं पेड़ों में घर बनाऊंगी, मछलियां पकड़ूंगी, खेती करूंगी। मैं तो मस्त जिंदगी बिता सकती हूँ यहाँ पे। कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा। तुम लड़कियों की जिंदगी ना हवाई ख्वाब में बीत जाती है। असलियत से तुम कोसों दूर भागती हो। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा। हाँ, और तुम तो आसमान में ताकते हुए ख्वाब नहीं देख रहे जैसे।
खैर पड़े रहो तुम अपनी मिट्टी और पानी में, मैं तो जा रही हूँ खेलने। कार्तिक ने रिद्धिमा को स्माइल करते हुए थम अप किया। रिद्धिमा वापस बाकी लड़कियों की तरफ बढ़ गई। शाम तक यही खाना पीना, खेलना और म्यूजिक चलता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो सब वापस यॉच की तरफ बढ़ गए। यॉच में आने के बाद कार्तिक मेडिकल रूम की तरफ गया ताकि जतिन और बाकी लड़कियों का हालचाल भी ले सके। मेडिकल रूम में जतिन अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा हुआ था। कार्तिक ने दूर से देख लिया था कि जतिन कितने प्यार से उसका माथा सहला रहा है। कार्तिक को ये बात अच्छी लगी, वरना अक्सर इस उम्र के लड़के लड़कियों में इतनी गहरी फीलिंग्स होती नहीं है। आज अफेयर और कल ब्रेकअप, बस ऐसे ही चलता रहता है। पर जिस तरह जतिन उस लड़की के साथ था, साफ दिखाई दे रहा था कि जतिन उसको गहरा प्यार करता है। कार्तिक जब मेडिकल रूम में अंदर आया तब जतिन ने उठकर कार्तिक को हेलो किया और पूछा, कैसा रहा आज का दिन? कार्तिक ने जतिन को बताया, हमारा तो पार्टी टाइम बहुत बढ़िया रहा। अब बताओ ये कैसी है ये? कार्तिक ने भूमि का हालचाल जानने के लिए जतिन से पूछा तो जतिन ने बताया, पहले से काफी बेहतर है। थोड़ी देर पहले उठी हुई थी, कुछ देर बाद की, पर शायद दवाइयों का असर था इसलिए फिर से नींद आ गई। कार्तिक ने जतिन को कहा, ये तो अच्छी बात है, जितना रेस्ट करेंगी उतना जल्दी रिकवरी होंगी। पर अभी जब इनकी नींद खुले तो इनको कुछ अच्छे से खिला देना। ठीक होने के लिए खाना खाना भी बहुत जरूरी है। कार्तिक का इतना कंसर्न देखकर जतिन ने कार्तिक को कहा, थैंक यू सो मच कार्तिक, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कार्तिक ने जतिन को कहा, अब तो हम दोस्त हैं, ये थैंक यू वगैरह रहने दो यार। जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, ठीक है नहीं कहूंगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि आपकी कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है जो फिल्में बनाती है। कार्तिक ने जतिन को बोला, हाँ मैंने कंपनी जस्ट अभी शुरू की है। अब इस एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर पहली फिल्म बनने जा रही है। जतिन ने कार्तिक को कहा, मेरा फैमिली बिजनेस मीडिया और सिनेमा में ही है। जब आपकी मूवी रिलीज होगी तो बताइएगा मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। जतिन ने जब से सुना था कि कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी है तब से तो वो यही सोच रहा था कि कार्तिक ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसके बदले में कार्तिक के लिए अब वो कुछ कर सकेगा। कार्तिक को तो पहले ही पता चल चुका था कि जतिन का फैमिली बिजनेस क्या है। कार्तिक तो इस दोस्ती को इस नजरिए से पहले ही देख चुका था। कार्तिक ने भी बिना कुछ प्रिटेंड किए स्ट्रेट अवे जतिन को कहा, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बल्कि इसके लिए तो मुझे अब आपको थैंक यू कहना चाहिए। जतिन कार्तिक की बात पर हंसते हुए बोला, चलिए फिर आज से कोई किसी को थैंक यू नहीं कहेगा। कार्तिक और जतिन दोनों ही हंस पड़े। उधर यॉच के डेक पर खड़े रवि और मिताली आपस में बातें कर रहे थे। रवि ने मिताली से कहा, मिस्टर कार्तिक ने ना सिर्फ हम लोगों की जान बचाई है बल्कि उनका व्यवहार कितना अच्छा है। मैं सोच रहा था कि हम उनके लिए कर क्या सकते हैं। वो इतने सुपर रिच हैं कि हम तो उन्हें किसी भी तरह से कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकते। हम लोगों की हैसियत तो क्या ही है ऐसे आदमी के आगे जो 7,000 मिलियंस की पर्सनल बोट रखता हो। मिताली ने रवि को कहा, आज बीच पर उन लड़कियों के साथ समय बिताते हुए मैंने कार्तिक के बारे में कुछ बातें सुनी है। उन्हीं लड़कियों की बातों से मुझे पता चला कि मिस्टर कार्तिक की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसमें ये सारी लड़कियां काम करती हैं और मिस्टर कार्तिक अब कोई फिल्म शुरू करने वाले। तो मैं सोच रही थी कि उनके इस फेवर को रिटर्न करने के लिए हम अपने स्टूडियोज भी इस्तेमाल करने को दे सकते हैं। रवि ने हैरानी से मिताली की तरफ देखा और पूछा, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। मिताली ने रवि को कहा, हम लोगों के इतने बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज हैं, क्या हम उन्हें वो ऑफर नहीं कर सकते शूट करने के लिए? रवि ने आश्चर्य से मिताली की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत सही बात की, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। फिल्म शूट करने के लिए स्टूडियो की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है और हमारे पास तो वेल इक्विप्ड फुली एडवांस स्टूडियो है। मैं उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम कम से कम उनके इतने बड़े एहसान का कुछ तो बदला चुका ही सकेंगे। मिताली ने रवि को कहा, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। मिताली का इतनी डेस्परेशन देखकर रवि एकदम से हैरान हुआ। रवि ने मिताली को कहा, अरे रुको रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? रात को जब डिनर पर मिलेंगे तब आराम से बातें कर लेंगे। पर मिताली तो रवि की बात सुनने के लिए रुकी ही नहीं, वो तो तेजी से वहां से निकल गई। उधर कार्तिक जतिन से मिलने के बाद सबसे टॉप डेक पर आकर खड़ा हुआ।
और समंदर को देख रहा था। पिछली रात जो भयंकर विकराल रूप लिए हुए था ये समंदर इस समय एकदम शांत झील के जैसा दिखाई दे रहा था। तभी कार्तिक ने अपने पीछे की तरफ कोई आवाज सुनी। कार्तिक पलटा तो देखा मिताली डेक के कभी एक कोने में जाती तो कभी दूसरे कोने में, कभी कॉकपिट में झांकती तो कभी पीछे के केबिन में। कार्तिक जिधर खड़ा था उधर की तरफ अंधेरा था। अब तक मिताली की नजर कार्तिक पर नहीं पड़ी थी। मिताली को इस तरह कुछ ढूंढते हुए देख कार्तिक चौंका। कार्तिक ने मिताली को आवाज देकर पूछा, किसी को ढूंढ रही है आप? कार्तिक की आवाज सुनकर मिताली ऐसे घबरा गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो पहले की तरह बुत बनकर खड़ी हो गई और बस कार्तिक को देखती रही। जिस तरह से वो कार्तिक को देखती थी, कार्तिक बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था। मिताली का हाल तो ऐसा था, जब उसे कार्तिक नहीं दिखाई देता तो उसकी नजरें हर समय कार्तिक को ढूंढती रहती, और जब कार्तिक उसकी आंखों के सामने होता तो वो बोलना ही भूल जाती और बिना पलक झपकाए बस उसको देखती रहती। मिताली खुद भी यही सोच रही थी कि क्या उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। फिर वो खुद से ही कहती, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। मिताली कार्तिक को बस देखे ही जा रही थी। कार्तिक को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। कार्तिक ने उससे दोबारा पूछा, मिताली जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी को ढूंढ रही हैं आप? मिताली जैसे नींद से जागी, उसने कहा, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मिताली की बात सुनकर कार्तिक हैरान हुआ, पर कार्तिक ये भी नहीं देख पा रहा था कि मिताली घबराई हुई सी लग रही है। कार्तिक ने मिताली को कहा, अच्छा आइए फिर आकर बैठिए, यहाँ आराम से बातें करते हैं। कार्तिक ने सामने पड़ी हुई टेबल कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिताली बेहद खुश हुई और कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ बैठने को बोला। पर मिताली जैसे ही कार्तिक की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि कार्तिक अकेला नहीं है, वहां पर मैगी भी खड़ी है। मैगी को देखकर मिताली का मन अजीब तरीके से बुझ गया। मिताली एक बात सुबह से नोटिस कर रही थी कि कार्तिक जहां भी होता मैगी हमेशा उसके आसपास ही दिखाई देती है। मिताली ने यह भी देखा कि यॉच पर जितनी भी लड़कियां हैं उनमें सबसे खूबसूरत मैगी ही है। मिताली अपने को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रही है। उसे लगता रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है और टैलेंटेड भी है। हमेशा से उसने लड़कों को रिजेक्ट किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को देखकर वो खुद नर्वस हुई हो, पर इस बार जब उसने कार्तिक को देखा तो वो एक अलग से स्पेल बाउंड जोन में चली गई है। मैगी को इस समय भी कार्तिक के पास देखकर मिताली को लगा कि हो ना हो मैगी जरूर कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। कार्तिक जितना हैंडसम है उतनी ही सुंदर मैगी भी तो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्तिक जैसे लड़के के साथ मैगी जैसी लड़की होगी। मिताली को इस तरह चुप देखकर कार्तिक ने उससे पूछा, कुछ कहना चाहती हैं आप? मिताली ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक ने नोटिस किया कि मिताली अब लगातार मैगी को देखी जा रही है। कार्तिक ने मैगी को मिताली से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मिताली जी, ये मैगी है, मेरी असिस्टेंट। कार्तिक मैगी को कभी अपनी बॉडीगार्ड कहकर इंट्रोड्यूस नहीं कराता था। इसकी दो वजह थी। एक तो कार्तिक कभी किसी को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता था कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है, और दूसरा ये कि मैगी की सेफ्टी के लिए भी ये ठीक नहीं था। मिताली ने जब सुना कि मैगी कार्तिक की असिस्टेंट है तो मिताली के एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया। मिताली ने इस बार कार्तिक को एकदम ब्लंटली कहा, मिस्टर कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। मिताली की बात सुनकर कार्तिक स्टन रह गया। मिताली जो अभी तक डरी सहमी सी लग रही थी, अचानक उसके बात करने का टोन बदल गया और उसकी बात इतनी अटपटी थी कि कार्तिक को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। कार्तिक ने मैगी की तरफ देखा। मिताली के इस तरह कहने से कार्तिक काफी एम्बेरस फील कर रहा था, पर मैगी ने समझदारी से काम लेते हुए कार्तिक को कहा, सर आप लोग बात कीजिए, मुझे नीचे कुछ काम भी है, मैं वो देखती हूँ। ऐसा कहकर मैगी वहां से चली गई। कार्तिक ने आज तक कभी भी किसी से भी बात करने के लिए मैगी को नहीं कहा कि तुम यहां से जाओ, और आज मिताली ने इस तरह मैगी को जाने को कह दिया। कार्तिक को यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैगी के जाते ही कार्तिक ने मिताली से बहुत सपाट लहजे में पूछा,
कहिए, ऐसी क्या बात है जो आपको मुझसे अकेले में ही करनी है? मैगी के जाने के बाद मिताली ने कार्तिक को बताया, मिस्टर कार्तिक, मैं आपको बताना चाहती थी कि मालदीव्स में और इंडिया में हमारे कुछ फिल्म स्टूडियोज हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है। यहाँ तक कि हमारी एक स्पेशल इफेक्ट कंपनी भी है जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके ग्राफिक्स क्रिएट करती है। मुझे पता चला कि आप कोई मूवी बना रहे हैं और वो भी एक साइंटिफिक फिक्शन है। आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब प्लीज हमें कुछ करने का मौका दीजिए। अब ये मत समझिएगा कि जान बचाने का कोई बदला दिया जा रहा है, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाहती थी कि आप चाहें तो हमारे स्टूडियोज और हमारी स्पेशल इफेक्ट कंपनी को अपनी फिल्म बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब कार्तिक मिताली की बात को सुनकर हैरान रह गया। जो लड़की सुबह से चुपचाप और घबराई हुई सी दिखाई दे रही थी, अब अचानक से एक अलग ही कॉन्फिडेंट लहजे में बात कर रही थी। कार्तिक सोचने लगा कि यह भी अजीब कोइंसिडेंस है कि ये सब किसी ना किसी तरह से उसकी मूवी मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और सिर्फ मूवी मेकिंग में ही नहीं बल्कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर फिल्म की मीडिया पॉपुलैरिटी तक में। पर कार्तिक इस बात पर और भी सरप्राइज हुआ कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई एक सिंपल बात के लिए मिताली ने आखिर मैगी को जाने के लिए क्यों कहा। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी फिल्म बनाने के लिए उसे स्टूडियो या किसी कंपनी की कोई कमी हो। कार्तिक ने मिताली को बहुत पोलाइटली कहा, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस मिताली। मैं तो इन सब बातों की चिंता में बहुत परेशान था कि ये सब हैंडल कैसे होगा। मिताली समझ गई कि कार्तिक ने उसको ये बात सरकास्टिकली कही है। मिताली कुछ देर चुप हो गई। उसके बाद जो मिताली ने पलट कर कार्तिक को पूछा, कार्तिक शॉक्ड रह गया। मिताली ने कार्तिक को क्या पूछा पलटकर जिससे कार्तिक शॉक्ड रह गया, जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अब अपनी यॉच के साथ उस नो मैन्स आइलैंड पर रुका हुआ था। उन लोगों ने मालदीव से इंडिया तक की अपनी जर्नी से एक दिन का ब्रेक लिया था। दिन भर बीच पर एंजॉय भी किया और शाम को वो सब यॉच पर लौट आए थे। कार्तिक डेक पर खड़ा हुआ समंदर की तरफ देख रहा था जब जतिन की सिस्टर मिताली कार्तिक से बात करने आई। मिताली ने कार्तिक को कहा कि उसे कार्तिक से अकेले में बातें करनी है। उस समय मैगी भी कार्तिक के साथ ही थी। मैगी को उस समय भी कार्तिक के साथ देखकर मिताली का मुंह चढ़ गया था। जब मिताली ने ब्लंटली कहा कि वो उससे अकेले में बातें करना चाहती है तो मैगी वहां से चली गई। कार्तिक को मिताली का इस तरह बोलना थोड़ा बुरा तो लगा। मिताली ने उसे अपने स्टूडियो और स्पेशल इफेक्ट कंपनी के बारे में बताया, तब भी कार्तिक ने उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। मिताली ने फिर कार्तिक से स्ट्रेट अवे सवाल किया कि जिसे सुनकर कार्तिक एकदम हैरान रह गया। मिताली ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक जी, ये लड़की मैगी क्या वाकई आपकी असिस्टेंट है या आपकी गर्लफ्रेंड है? कार्तिक के लिए ये सवाल तो बड़ा शॉकिंग था और इसकी दो वजह थी। पहली बात तो मिताली को इतना पर्सनल सवाल करने का कोई राइट ही नहीं था क्योंकि वो तो कार्तिक की दोस्त भी नहीं है, और दूसरी बात जब कार्तिक बोल चुका था कि वो उसकी असिस्टेंट है तब इस तरह उसको क्रॉस क्वेश्चन करना बदतमीजी ही थी। कार्तिक को मिताली की बात पर गुस्सा आया पर कार्तिक ने बैलेंस आवाज में उसे टू द पॉइंट जवाब दिया, नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन मिताली यहीं पर नहीं रुकी। मिताली ने कार्तिक को कहा, तो आपकी कोई और गर्लफ्रेंड है या आप शादीशुदा हैं? कार्तिक मिताली के इस तरह पूछने पर बड़ा हैरान हुआ और अनकंफर्टेबल हो रहा था। इस बार भी कार्तिक ने पेशेंस के साथ जवाब दिया, नहीं। जैसे ही कार्तिक ने नहीं बोला, मिताली के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। मिताली बहुत खुश होते हुए बोली, ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिताली के इस तरह अजीब बिहेव से कार्तिक परेशान हो चुका था और बड़ा हैरान था। इस बार कार्तिक की त्योरियां चढ़ गई। कार्तिक ने सपाट लहजे में मिताली से पूछा, मिस मिताली, इन ऊट पटांग सवालों का मतलब क्या है और मेरे शादीशुदा होने या ना होने से आपका क्या वास्ता? कार्तिक की गुस्से भरी टोन देखकर अब मिताली एकदम से ऑफ बैलेंस हो गई। उसने कार्तिक को कहा, वो नहीं, हाँ मेरा मतलब था कि मिताली बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी। उसने टीनेजर्स जैसी एक्साइटमेंट में कार्तिक से ऊट पटांग सवाल तो कर लिए थे पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात को कैसे संभाले।
हालांकि कार्तिक ने भी उसे सच नहीं बताया कि कार्तिक और कियारा बहुत क्लोज हैं। कार्तिक को